कूलॉम्स लॉ में हम लोगों ने देखा था कि दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स का वैल्यू निकाला था हम लोगों ने, और दो कंडीशंस हुआ करती थी। जब हम लोग उसको एयर या वैक्यूम में रखते थे तब हमारा फार्मूला हुआ करता था कूलॉम्स लॉ के अनुसार, F इज इक्वल टू था हमारा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। जब हम एयर या वैक्यूम की बात करते थे, वही जब हम किसी अदर मीडियम में होते तब उस कंडीशन में हम 1/4 एप्सिलॉन के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये जो एप्सिलॉन है इसकी जगह हम लोग एक वैल्यू और रख सकते थे, वो था हमारा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के। तो एक बात हमने ये भी देखा था कि इस एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन 0 के भी हम लोग रख सकते थे। ये के जो था हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हुआ करता था। हमने वहाँ एक बात ये भी देखा था कि एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू था, एप्सिलॉन 0 का वैल्यू था 8.854 इंटू 10⁻⁻12 था। और हमने ये देखा था एयर या वैक्यूम में जो इसका जो वैल्यू हुआ करता था 1/4 एप्सिलॉन 0 का, एयर या वैक्यूम में 1/4 एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू था 9 इंटू 10⁻⁹ था। तो ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट जो कि हम लोगों को याद रखना होती हैं। इसके बाद हम लोग जब बात करते हैं सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस में जब एयर या वैक्यूम की बात की जाती है सीजीएस सिस्टम के लिए, तो हम देखेंगे सीजीएस में जब हम बात करते हैं तो 1 अपान जो F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर में इसका जो वैल्यू होता है हमारा 1/4 एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। 4 एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है सीजीएस सिस्टम में। इस तरह से हमारा फार्मूला हो जाता है वहाँ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और ये इसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। तो ये सीजीएस सिस्टम में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो 1/4 एप्सिलॉन 0 है इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है एयर या वैक्यूम में। हम लोगों ने एसआई सिस्टम में देखा था तो वहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू हुआ करता था एयर या वैक्यूम में 9 इंटू 10⁻⁹ हुआ करता था। तो ये सारी बातों को हम लोग याद रखेंगे। सीजीएस सिस्टम में जब हम ये बात किया था हम लोगों ने, जब एयर या वैक्यूम में बात करते थे, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात, जब हम एयर या वैक्यूम के अलावा किसी मीडियम की बात करते हैं तो सीजीएस में हम लोग यहाँ पर F इज इक्वल टू 1/K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर मार्क करते हैं। ये कंडीशन कब की है, जब हम अन्य माध्यम में हैं, अन्य किसी माध्यम में। जब अदर किसी मीडियम में होते हैं तो उस समय हमारा सीजीएस में जो फार्मूला हो जाता है 1/K इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है। तो ये बात हमें याद रखना होगा। सीजीएस में एयर या वैक्यूम में 1/4 एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो इस तरह से जो फार्मूला होगा हमारा F इज इक्वल टू 1 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, एयर या वैक्यूम की बात की जा रही है। जब हम किसी दूसरे मीडियम की बात करते हैं तब उस समय हमारा फार्मूला हो जाता है वो F इज इक्वल टू 1/K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, के जहाँ की हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। हम बात करने वाले हैं एकांक आवेश के बारे में, यूनिट चार्ज के बारे में।
तो सबसे पहले हम कूलॉम्स लॉ के बारे में बात करेंगे कि किन्हीं दो चार्जेस के बीच में, दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होता है, फोर्स होता है एयर या वैक्यूम में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वायु या निर्वात में, निर्वात में, ठीक, एयर या वैक्यूम में किन्हीं दो चार्जेस के बीच में, दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर की, इसके बराबर होता है। तो हम लोग देखेंगे 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 होता है और आएगा हमारा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। हम लोगों ने देखा है जो SI सिस्टम में 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁻9 होता है। तो इस तरह से हमारा F इज इक्वल टू क्या आएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यदि हम इस तरह का एक कंडीशन लेते हैं कि Q1 और Q2 इक्वल हैं, इनके यदि मैग्नीट्यूड हमने माना Q है और जो R है वो हमारा मान लीजिए 1 मीटर है, इसका मतलब ये हुआ Q1 और Q2 जो चार्ज आवेश है, हमारे जो चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और वो हमने मान लिया Q के बराबर है और वो दोनों जो चार्जेस हैं वो 1 मीटर की डिस्टेंस पर, दूरी पर रखे गए हैं। और इस कंडीशन में यदि उनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो कितना है, यदि वो लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 न्यूटन का है, यदि उन आवेशों के ऊपर, उन चार्जेस के ऊपर जो लगने वाला बल, फोर्स यदि 9 × 10⁻9 न्यूटन का है तो वो चार्ज हमारे क्या कहलाते हैं, यूनिट चार्ज। तो देखिएगा फार्मूले के आधार पे हम लोग समझेंगे यूनिट चार्ज क्या होगा। हमने बोला यदि वो जो आवेश है, हमारे चार्जेस हैं, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर 9 × 10⁻9 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो हम F की जगह लिख देते हैं 9 × 10⁻9। ये वाला जो है वो कहाँ से आया, ये तो इसका वैल्यू होता है 1/4πε0 का वैल्यू होता है, तो इसकी जगह तो हम लिख देंगे क्या, 9 × 10⁻9 आ जाएगा। Q1 Q2 की जगह हमने मार्क कर दिया क्या, Q स्क्वायर। Q1 Q2 की जगह हमने क्या मार्क कर दिया, Q स्क्वायर, क्योंकि ये हमने समाना है, ठीक। R की जगह आ जाएगा आपका 1 स्क्वायर। तो हम लोग समझ सकते हैं, इसको क्रॉस कर दें यदि 9 × 10⁻9 को, तो आएगा हमारा 9 × 10⁻9 अपान 9 × 10⁻9 और यहाँ आ जाएगा हमारा क्या, Q स्क्वायर। यहाँ साथ में 1 है तो 1 का तो कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्रॉस हो गया वो भी समझ लीजिए, है ना। ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, सेम फिगर है, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1। ये Q का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 1। तो वो जो चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना हो गया हमारा 1। तो इस तरह से ये हमारे चार्ज जो होगा वो कैसा कहलाएगा, एकांक आवेश कहलाएगा, यूनिट चार्ज कहलाएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो हमारी किस तरह से बनेगी कि यदि दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं, आपस में एक दूसरे के दो चार्जेस कहाँ रखे गए हैं, पहले तो वो रखे गए हैं हमारा एयर या वैक्यूम में रखे गए हैं, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे गए हैं, जिनके मैग्नीट्यूड कैसे हैं, समान है, एक समान है। तो उस कंडीशन में वो आपस में एक दूसरे के ऊपर यदि 9 × 10⁻9 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो वो चार्ज हमारे कैसे होंगे, वो हमारे यूनिट चार्ज कहलाते हैं, एकांक आवेश कहलाते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर फोर्स लगा रहे थे वो कितना आपस में चार्जेस 9 × 10⁻9 का, उनके मैग्नीट्यूड हम लोगों ने सेम लिए और R हमने क्या माना कि वो 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे गए थे। तो इस कंडीशन में आपका Q का जो वैल्यू आया वो 1 कूलॉम के रूप में हमें प्राप्त होता है, यानी वो आवेश हमारे कैसे हैं, 1 कूलॉम उनका मैग्नीट्यूड है। हम लोग बात करने जा रहे हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, रिलेटिव परमिटिविटी और
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम लोग सबसे पहले एयर और वैक्यूम में, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में, एयर या वैक्यूम में जो हमारा फार्मूला होता है कूलॉम्स लॉ का, कूलॉम्स लॉ के अनुसार तो होता है हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इसको यदि हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसका नाम, ये किस कंडीशन में कूलॉम्स लॉ है हमारा, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है वो एयर या वैक्यूम में जब रखे गए हैं जिनका मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 है और r डिस्टेंस पर वो रखे गए हैं। यदि वही चार्जेस हमारे किसी अदर मीडियम में रखे जाते हैं, अन्य किसी माध्यम में, अदर मीडियम में, जब किसी मीडियम में रखे जाते हैं तो फार्मूला हो जाता है हमारा F। जो F होगा इसको हम कुछ अलग तरीके से व्यक्त कर लेते हैं, तो हमने इसको लिख दिया F डैश। तो आगे हमारा 1/4πε, इस बार एप्सिलॉन 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा मीडियम चेंज है, तो एप्सिलॉन लिख दिया। चार्जेस तो वही हैं Q1 Q2 और डिस्टेंस भी वही है r स्क्वायर, ये दो, इसको हमने नाम दे दिया सेकेंड इक्वेशन। यदि इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए, तो आप लोग देखेंगे 1/2। यदि इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा F/F डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। सेम इसी प्रकार इसको लिख देंगे हम 1/4πε Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को यदि हमने डिवाइड कर दिया, ठीक, तो ये हमारा आर स्क्वायर है, यहाँ पर थोड़ा सा स्कोर ऊपर करके लिख देते हैं हम, अपान आर स्क्वायर। आगे इसको यहाँ सॉल्व करते हैं हम, इनको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद हमारा आएगा F/F डैश। क्या आएगा, ये वाला फिगर जस्ट पलट जाएगा क्योंकि अपान में है, तो देखिएगा हमें मिलेगा क्या, 1/4πε0, इसको तो हम वैसे ही लिख लेते हैं Q1 Q2 आर स्क्वायर इंटू, ये हमारा पलट जाएगा, मतलब 4πε आर स्क्वायर अपान आ जाएगा Q1 Q2। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये फिगर जस्ट पलट गया तो 4πε ऊपर आ गया, आर स्क्वायर ऊपर आ गया, ठीक, और ये Q1 Q2 हमारा नीचे पहुंच जाता है। आप लोग Q1 Q2 सेम फिगर है, कैंसिल हो सकते हैं, R2 स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, 4π भी 4π से कैंसिल हो सकता है, तो क्या बचेगा हमारा F/F डैश, ठीक, और बचा हमारा क्या, यहाँ एप्सिलॉन बचा और यहाँ क्या बचा हमारा एप्सिलॉन 0। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स F था हमारा, किस कंडीशन में, एयर या वैक्यूम में, और ये F डैश क्या था, ये भी हमारा दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स था, लेकिन वो अदर मीडियम में था। तो इस F/F डैश को हम लोग परावैद्युतांक कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। F/F डैश को हम लोग क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब कि एयर या वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स और अदर किसी मीडियम में दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होता है उनका रेशियो किसके बराबर होता है, अनुपात किसके बराबर होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है, परावैद्युतांक के बराबर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं K को परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ऐसा लिख देते हैं यहाँ, परावैद्युतांक के बराबर होता है, ठीक है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स का
रेशियो अलग अलग मीडियम में किसके बराबर होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है, परावैद्युतांक के बराबर होता है। सेम ऐसे ही एयर या वैक्यूम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी और हमारा किसके बीच में, अदर किसी मीडियम की जो विद्युतशीलता होती है, परमिटिविटी होती है, उन दोनों का जो रेशियो है वो हमारा रिलेटिव, क्योंकि वो इसमें एक का दूसरे के साथ एक कंपेयर किया जा रहा है, उन दोनों का जो रेशियो होगा उसको हम लोग नाम देते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये हमारा एप्सिलॉन आर किसको व्यक्त कर रहा है, रिलेटिव परमिटिविटी को व्यक्त करता है। तो इस तरह से या तो हम अब इसी चीज को हम लोग एक काम करते हैं, चूंकि ये फिगर के बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, इसी चीज को फिर हम इस तरह से लिख देते हैं एफ अपान एफ डैश एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0 बराबर के बराबर एप्सिलॉन आर। तो ये बात हम लोगों को पता चलती है कि फोर्सेस का रेशियो और जो हमारी परमिटिविटीज होती हैं उनका रेशियो किसके बराबर होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है, हमारा विद्युतशीलता या रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल होता है। इस तरह से यदि हम देखें जो परमिटिविटी का जो फार्मूला है हमारा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू के, यदि हम इसको इसके इक्वल ले तो हमारा एक नया फार्मूला बनता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के। ये के क्या है, हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, परावैद्युतांक था, ये हमने इन दोनों को इक्वल लेते हैं तो हमारा ये फार्मूला तैयार होता है। तो इसे हमें लोग याद रखते हैं। अब इसके बाद कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मेटल्स का अनंत होता है, मेटल्स का, धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। सेम इसी प्रकार जो कांच होता है, ग्लास होता है, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 5.10 होता है, ग्लास का होता है 5.10 होता है। और जो पानी होता है, वाटर जो होता है, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80.4 होता है। गैसेस का तो हमारा 1 के आसपास 1 होता है, 1.00 के बाद उसको चेंज होता है। कूलॉम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में देखने के लिए जो हमने 11th में जिस तरह से समझा था वेक्टर को, तो पहले हम उस चीज़ के लिए बात करेंगे। तो देखिएगा, हमने ये माना P और 2 पॉइंट लिए, एक लिया Q, P पॉइंट और Q पॉइंट। इन पर हमने माना कि Q1 चार्ज हमारा P1 पॉइंट पर मौजूद है और Q पॉइंट पर हमारा Q2 चार्ज मौजूद है। इसको हमने एक एक्सिस भी बना लिया। तो ये x और y हमारे दो एक्सिस हो गए और उसका ये ओरिजिन जो O है उसको मिलाते हुए हमने P पॉइंट का पोजीशन लिया, तो वो हमारा OP के रूप में मिलेगा। सेम इसी प्रकार हमने Q पॉइंट का भी पोजीशन लिया, तो वो हमें मिलेगा OQ के रूप में मिलेगा। तो ये जो पोजीशंस हैं ये क्या व्यक्त करते हैं, ये हमें दर्शाते हैं कि Q1 जो चार्ज है वो हमारा कहाँ मौजूद है, सेम इसी प्रकार Q2 जो चार्ज है वो हमारा कहाँ है। तो OP हमारा Q1 चार्ज का पोजीशन बताता है, सेम इसी प्रकार OQ आपका Q2 पॉइंट का, Q2 चार्ज का हमारा पोजीशन दिखाता है। हमारा Q1 और Q2 का जो बीच का डिस्टेंस है वो है हमारा R, तो उसको हमने R लिख दिया। अब आप देखिएगा, हमें यहाँ पर सबसे पहले ये बात करेंगे कि जो चार्ज हमारा Q1 है और जो Q2 है आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो दोनों के फोर्स के बारे में हम अलग अलग बात करेंगे, क्योंकि हम चूंकि वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं और वेक्टर में डायरेक्शन का रोल होता है। तो इसी आधार पर हम देखते हैं Q1 Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स होगा, उसकी डायरेक्शन अब इस तरफ होगा, यानी PQ की डायरेक्शन में होगा। Q1 जो Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, PQ की डायरेक्शन में होगा।
ठीक, सेम इसी प्रकार Q2 भी Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा और उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, QP की डायरेक्शन में होगा। तो ये बात हम लोगों को समझना होगी कि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, क्योंकि रिपेल करते हैं, Q1 इस Q2 को रिपेल करेगा, मतलब दूर करेगा, इसलिए जो डायरेक्शन मिलेगा फोर्स का वो कहाँ, PQ डायरेक्शन में मिलेगा। सेम इसी प्रकार Q2 भी Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन कहाँ मिलेगा हमें, QP के ऊपर, QP डायरेक्शन में मिलेगा। जैसे हमने फोर्स के लिए बात की, वैसे ही हम लोग इसके पोजीशन को लेकर भी बात करेंगे, जो इनका बीच का डिस्टेंस है तो वो भी हम उसी प्रकार से लेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब हम फोर्स को लेते हैं, फोर्स की डायरेक्शन एक यहाँ की ओर जा रही है और एक फोर्स की डायरेक्शन इधर की ओर जा रही है। तो इन फोर्स को जो है हमारा बल है, इनको हम अलग अलग नाम दे देंगे। Q1 ने जो Q2 के ऊपर फोर्स लगाया उसको हमने बोल दिया मान लीजिए F21। नॉर्मली बुक में अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से उसको नाम दे देते हैं, तो हम लोग भी एक तरीका जो हमें दिया है हम उस तरीके के आधार पे उसको नाम देते हुए चलेंगे। हमें यदि हम ऐसा मान रहे हैं कि Q1 ने Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाया, Q1 ने Q2 पर जो फोर्स लगाया, यदि मान लीजिए हम उसको नाम दे देते हैं F21। हमने क्या नाम दे दिया उसको, F21 नाम दे दिया। किसने किसके ऊपर फोर्स लगाया, Q1 ने Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाया उसको नाम दे दिया हम लोगों ने क्या, F21, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे, दोनों चार्ज आवेश जो हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमने इसको नाम दे दिया F21। अब मान लीजिए ये एयर या वैक्यूम वगैरह में रखे हुए हैं, तो 1/4πε0 हो गया Q1 इंटू Q2/r²। ये तो कूलॉम्स लॉ से हमने जो फार्मूला था उसके आधार पर हमने ऐसा लिख दिया। F21 मतलब इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r² होगा। जब इसको हम वेक्टर फॉर्म में बात करते हैं कि Q1 ने जो Q2 के ऊपर फोर्स लगाया, इसको हम वेक्टर फॉर्म में यदि बात करना होगा तो हमने इसके ऊपर एक एरो मार्क कर दिया। ठीक है, एक तो एरो मार्क कर दिया, और यहां जो पोजीशन है, क्योंकि अभी हम बात करना चाहते हैं कि Q1 ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाया है, हम इस कंडीशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में इस डायरेक्शन को भी हमने नाम दे दिया, जैसे आपने इसको नाम दिया था F21 फोर्स को दिया था, वैसे इस डिस्टेंस को भी हम कुछ नाम दे देते हैं। तो इस कंडीशन के लिए हमने इसको नाम दिया R21। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहां पर क्या, R21। इसके फोर्स को Q1 ने Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाया था उसको हमने नाम दे दिया क्या, F21। सेम इसी प्रकार जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक, उसको भी हम क्या नाम दे देंगे, R21, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है, जो पोजीशन उसका जो मिलेगा वो PQ की डायरेक्शन में मिलेगा। तो इसलिए हमने उसको इस फॉर्म में लिख दिया। यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें यूनिट वेक्टर का इंटू करना होता है, यानी इस तरह से हमें करना होगा R21 यूनिट वेक्टर। ठीक है, सेम इसी तरह हम लोग अब Q2 के कारण भी Q1 पे जो फोर्स लगेगा उसको हम किस तरह से लिखते हैं, तो देखिएगा, Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स की बात कर रहे हैं, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स, यदि उसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए हम, जैसे इसको नाम दिया हमने F21, ठीक है ना, मतलब एक पहला जो पार्टिकल है उसके कारण दूसरे पर लग रहा है फोर्स, तो उसको इस तरह से नाम दिया। तो नेक्स्ट हमने बोला कि इस Q2 के कारण इस Q1 पर लगने वाला फोर्स, तो उसको हमने ऐसा नाम दे दिया। ठीक, तो आ गया 1/4πε0 Q1 Q2/, ठीक, यहां पर क्या लिख सकते हैं, वही R² आता है। तो इस बार जो पोजीशन होगा उसको हम नाम दे सकते हैं क्या, R12। जैसे आपने यहाँ R21 लिखा था, तो यहाँ हम लोग क्या दे सकते हैं, R12²। ठीक, जैसे आपने यहाँ वेक्टर फॉर्म में दर्शाया है, तो इसको हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी R12, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगी कि जब भी हमें इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हम इस तरह से उसको लिखेंगे। लेकिन इसमें हमने अलग अलग चार्ज के लेकर बात की है। हमने बात की Q1 जब Q2 पर फोर्स लगाएगा तो इसको इस तरह से लिखोगे, Q2 जब Q1 पर फोर्स लगाएगा उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसी चीज को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा, जो यूनिट वेक्टर होता है R21, इसका
इसमें एक बात हम लोगों को समझ जाना होगा कि R21 का मैग्नीट्यूड और R12 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? R के इक्वल होगा। ये जो इसका मैग्नीट्यूड R21 की बात करो या R12 की बात करो, मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, बस डायरेक्शंस इनकी अलग अलग हैं। और कितना होगा भाई? R21 R12 ये तो जो इसका डिस्टेंस था, जो दूरी है उनके बीच का, उसके इक्वल होगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। सेम अगर हम इसकी भी बात करेंगे तो F21 और F12 जो मैग्नीट्यूड होंगे इनके भी आपस में इक्वल होंगे, यानी ऐसा लिख सकते हैं हम F21 का मैग्नीट्यूड और हमारा F12 मैग्नीट्यूड तो इनके भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब हम और आगे इसमें बात करते हैं कि ये जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला होता है हमारा R21, जैसे R दिया हुआ है, तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर R, या इसको नाम दे दें R21। ठीक, ये इक्वल होता है हमारा किसके? R21 ये 11th क्लास में हम लोग पढ़कर आए हैं कि यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। सेम इसी तरह हम R12 को लिख सकते हैं। R12 को लिख देंगे तो क्या आएगा? वेक्टर R12 अपॉन R12। तो ये जो यूनिट वेक्टर्स की जो हमने वैल्यूज निकाली है, इन वैल्यूज को अब हम यहाँ पुट करेंगे। इसको रखने के बाद हमें जो मिलेगा देखिएगा, F21 क्या था? Q1 ने Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाया था, तो हमने F21 को लिया सबसे पहले। हम Q1 ने Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाया था उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या आएगा हमारा? 1/4πε0 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर। और R21 का जो वैल्यू है वो हमने क्या निकाला? वेक्टर R21 अपॉन R21 मॉड। ठीक, हमने R21 यूनिट वेक्टर का जो वैल्यू था वो यहां रख दिया। देखिएगा अगले स्टेप में हम इसको F21 1/4πε0 Q1 Q2 को वैसे ही लिख दिया हमने, Q1 Q2 ये दोनों मैग्नीट्यूड ही होते हैं। R21 स्क्वायर और R21 मैग्नीट्यूड परिमाण ही है, क्योंकि आपने देखा था ये डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हुआ करता था, तो वो भी मैग्नीट्यूड होता है और ये भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, दोनों का इंटू कर देंगे हम, तो आएगा आपका R21 क्यूब और ये वेक्टर R21। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये F21 क्या है? Q1 ने Q2 पर जो फोर्स लगाया था उसको आपने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। सेम इसी प्रकार हम Q2 ने Q1 पर जो फोर्स लगाया था उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसमें हम ये यूनिट वेक्टर का केवल वैल्यू भर रखेंगे। तो देखिएगा F12 वेक्टर F12 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। ठीक, और इसकी जगह ये वैल्यू रख देते हैं तो आएगा हमारा R12 वेक्टर R12 अपॉन मैग्नीट्यूड R12। फिर वही ये दोनों मैग्नीट्यूड से आपस में परिमाण है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो आएगा हमारा F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 इन दोनों का इंटू होगा तो आएगा हमारा R12 क्यूब और ये आ जाएगा हमारा R12 वेक्टर। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये क्या निकाला? Q2 के कारण जो Q1 पर फोर्स होगा, यानी कूलॉम्स लॉ के अनुसार जो फोर्स होगा उसको आप लोग इस तरह से वेक्टर फॉर्म में लिखोगे।
तो ये दो आपके फार्मूले निकलते हैं अलग अलग। हम कूलॉम्स लॉ को अलग अलग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। इसी को थोड़ा सा हम चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा, ये सारी बातें हम 11th क्लास में देख चुके होते हैं। अगर ये OP जो है इसका पोजीशन वेक्टर यदि हम R1 मानते हैं और ये जो OQ है इसका पोजीशन वेक्टर यदि हम R2 मानते हैं, और आप लोगों ने देखा था कि जब P Q पर फोर्स लगाता है, मतलब Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स लगाता है, यदि हम उस कंडीशन की बात करें और इसमें एक ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, यदि जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ OPQ की यदि हम बात करें, OPQ, तो आप देखेंगे R1 तो ये हो गया हमारा, ये R1 कहलाएगा, ये हमारा R21 है, R21 क्योंकि Q1 ने जो Q2 को जो फोर्स लगाया था उसका पोजीशन को हमने R21 से व्यक्त किया था। तो R1 प्लस R21 लेते हैं हम, क्योंकि अभी हम Q1 ने Q2 वाले फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम लिखते हैं क्या, R1 प्लस R21 वेक्टर R1, इसको ब्रैकेट में कर दिया हमने, R1 प्लस R21 इक्वल होगा आपका किसके, वेक्टर R2 के। और हमें इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, R21 इज इक्वल टू, इस R1 को यहां पहुंचा दें तो आएगा हमारा R2 माइनस R1। तो जो ये R21 का जो वैल्यू आ रहा है, इस वैल्यू को उठाकर यदि हम यहां रख देंगे इस R21 की जगह, ठीक है ना, तो ये लिखा जा सकता है। तो इस चीज को आप समझिएगा। सेम इसी प्रकार अगर हम इसके लिए बात करते हैं, Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया, तो उस कंडीशन में हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल OQP। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया। अब हम उसके बारे में बात करते हैं, तो देखिएगा उसको लिख सकते हैं हम कैसा, ट्रायंगल OQP, इस टाइप का OQP। तो लिखेंगे हम इसको ऐसा, वेक्टर R2 प्लस, जब Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाया था इसको हमने व्यक्त किया था R12 के रूप में, R12 के रूप में किया था। तो हम क्या लिखेंगे, R2 प्लस वेक्टर R12 इक्वल होगा किसके, वेक्टर R1 के इक्वल होगा, R2 प्लस R12 इक्वल होगा R1 के। सेम इसी प्रकार वेक्टर R12 का वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग। कैसे निकालोगे, R1 इसको यहाँ पहुँचा दिया तो आ जाएगा आपका वेक्टर R2। अब इन वैल्यूज को जो ये हमने निकाला है इनकी जगह रख सकते हैं R21, ये R21 दिया हुआ है तो R21 का जो वैल्यू निकाला ये रख सकते हैं हम लोग। सेम ऐसे R12 का जो वैल्यू निकाला है उसको भी रख सकते हैं। तो इसको हम अब रखते हैं, वैल्यूज को रखते हैं, तो देखिएगा तो आएगा हमारा F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R21 की जगह कौन सा वैल्यू रखना है हमें, R2 माइनस R1, ये मैग्नीट्यूड होता है तो हमने इस प्रकार से लिख दिया और क्यूब आएगा, ठीक, इसको हमने इस तरह से लिख दिया, बस ये वैल्यू उठा के रख दिया और कुछ नहीं है। सेम इसी R21 की जगह हमने कैसे लिख दिया इसको, R2 माइनस R1, तो केवल इस तरह से लिखना है। सेम इसी प्रकार आप F12 को भी लिख सकते हो, F12 को भी आप ऐसे ही लिखोगे तो आएगा आपका 1/4πε0 Q1 Q2 R12 का वैल्यू रखोगे तो R12 का वैल्यू क्या है हमें, R1 मॉड है ना, R1 माइनस R2 क्यूब, ठीक, R1 माइनस R2 क्यूब, और यहां आ जाएगा आपका इंटू R1 माइनस R2। तो केवल हमने कुछ नहीं किया, इन वैल्यूज को भर वहां रखा है।